ये हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन चौथा यूनिट है आईकेएस में, जो अभी आपके एग्जाम में है। इंट्रोडक्शन में एंशिएंट इंडियाज एपिक्स। एपिक स्टोरी का मतलब क्या, जो कहानी सालों पहले पुरानी होती है, जो बचपन से सुनते चले आ रहे हो वो। रामायण एंड महाभारत कंटेन अर्ली रेफरेंसेस ऑफ टू गुड गवर्नेंस एंड टैक्सेशन, यानी वो राज बराबर से करते थे और साथ में टैक्सेशन अच्छा था। दिस टेक्स्ट डेवलप्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स प्रोवाइड गाइडेंस ऑन गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड टैक्सेशन। अब रामायण द स्टोरी ऑफ रामा, महाभारत द स्टोरी ऑफ ग्रेट इंडिया बोलते हैं इसको। दीज एपिक्स डिस्कस गुड गवर्नेंस एंड टैक्सेशन। अब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, इनिशिएटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मौर्य, अंडरलाइन करना, मौर्यन पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में। लेट डाउन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ टू टैक्स एंड गवर्न। ये भी कब है, बिफोर द कॉमन एरा बोला जाता है इसको, बीसीई। अदर रिलीजियस फिलोसोफर, फिलोसॉफीज में बुद्धिज्म आता है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड चाइनीज थिंकर्स लाइक लॉर्ड शेंग also contributed to ideas on governance and taxation. अब हिंदू सोसाइटी चार अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड थी। ब्राह्मण जो रिलीजियस रिचुअल यानी पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय जो राज करते थे और लड़ते थे। वैश्य जो मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर वगैरह, जो उसके अंदर से अकाउंटेंट, ट्रेडर्स और अदर्स। और शूद्र मीनियल्स, जिसमें वॉशरमैन और स्ट्रीट क्लीनर यानी झाड़ू करने वाले, साफ सफाई करने वाले उसमें आ जाते हैं। सब कास्ट इसके अंदर भी होती थी, जिसमें अनटचेबल भी होते थे। पुअर वल्नरेबल यानी वीक एंड पावरलेस। वल्नरेबल का मीनिंग लिखा है वीक, यानी बहुत कमजोर थे ये लोग, इनके पास कोई पावर नहीं था। अब देखो रेफरेंस इन द रामायण ना, रामायण के अंदर ड्यूरिंग द राम्स रेन, यानी राम के राज, राम राज्य जिसको बोला जाता है, लोग अपनी ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस के यानी सच्चाई के लिए जाने जाते थे और अपनी प्रामाणिकता के लिए जाने जाते थे। राम द आइडियल किंग सेट क्लियर क्लियर गवर्नेंस रूल्स। 7 बुक्स रामायण के अंदर है, जो सेज वाल्मीकि यानी संत वाल्मीकि ने लिखी थी, अंडरलाइन करना ये 7 बुक को, और ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस को भी। इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी यानी कोई चीज समझाना अच्छी तरह से, वो फिलोसॉफी है। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता, पॉलिटिक्स आया, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी कल्चर, सोसाइटी कैसे चलानी है वो भी आ गया, कल्चर समाज व्यवस्था वो टाइम की कैसी थी, लिटरेचर यानी कैसे पढ़ते लिखते थे लोग, लैंग्वेज, पोएट्री एंड टेक्नोलॉजी। व्हेन राम लीव्स यानी वो जंगल में जाते 14 साल का वनवास करने के लिए, तो वो भरत को अपनी एब्सेंस में यानी अपनी गैर हाजिरी में भरत को बोलते हैं कि तुम मेरी जगह पे मेरा राज करना। एंड टीचेस हिम अबाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस एंड ऑन फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब गवर्नमेंट का फाइनेंस मैनेज करना। फिस्कल प्रूडेंस गवर्नमेंट का फाइनेंस मैनेज करना, और प्रूडेंस का मतलब होता है वाइजली यानी अकलमंदी से, साइड पे लिखा है। ही इंस्ट्रक्ट हिज ब्रदर भरत ऑन अ लॉट स्पेंड अ लिटल, कमाओ ज्यादा खर्चा कम करो। अनडिजर्विंग पीपल यानी जो लोग काम ना करते उसके ऊपर खर्चा भी ना करो। पे द आर्मी ऑन टाइम, लश्कर को पैसा पहला मिलना चाहिए। और एल्डरली चिल्ड्रन एंड गुड फिजिशियन यानी डॉक्टर, उनकी बराबर से केयर रखो। फार्मर और कैटल ओनर, खेडूत और गाय भैंस चराने वाले, गिविंग देम व्हाट दे नीड एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हार्म, किसी भी तरह से नुकसान से उनको बचाना। और रिमेंबर, राजा का जॉब लोगों को प्रोटेक्ट करना है फेयरनेस एंड जस्टिस के साथ में, यानी किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए, राजा का काम यही है। अब रेफरेंस इन द महाभारत, ये स्टोरी वॉर एंड सेक्रीफाइस की, इसके साथ में भगवत गीता अटैच्ड है, बीइंग इट्स मोस्ट फेमस पार्ट। गीता के अंदर कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वॉर, और कब वॉर होनी चाहिए, जस्टिफाइड का मतलब वॉर करना कब लाजमी हो जाता है अपने लिए।
बट महाभारत उससे ज्यादा है। इट्स ए लॉन्ग एपिक दैट कवर्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी गवर्न, जिसमें टैक्सेशन और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आते हैं। उसको 18 पर्व के अंदर डिवाइड किया गया, 18 अंडरलाइन करना, या तो बुक्स के अंदर। और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड गाइड यानी मतलब कंप्लीट गाइडलाइंस देता है आपको गवर्नेंस की। द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया एज डिपिक्टेड इन महाभारत वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द विलेज लेवल। कहाँ से शुरू किया? विलेज लेवल से शुरू किया, गांव के लेवल से, विद अ हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स ओवरसीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ईच विलेज एज अ हेडमैन यानी एक मुखिया होता था गांव का, जिसको ग्रामाधिपति बोलते थे। एमसीक्यू। और 10-10 लोगों का, 20-20 लोगों का, 100-100 लोगों का, तो 1000 विलेज का ग्रुप होता था। हेड हाई ऑफिसर्स एंड दीज ऑफिसर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग विलेज अफेयर्स। अपने गांव की जिम्मेदारी इन ऑफिसर्स के ऊपर रहती थी। ये टैक्स कलेक्ट करते थे, और कोई भी इश्यूज है वो ऊपर रिपोर्ट करेंगे, हायरार्की के ऊपर लेवल अप यानी एक लेवल ऊपर वो रिपोर्ट करेंगे। द हेडमैन यानी जो मुखिया है, उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा विलेज रिसोर्सेज से, मतलब गांव में से जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता है उसमें से एक हिस्सा इसका भी होता है। विद हायर ऑफिशियल रिसीविंग स्टाइपेंड बेस्ड ऑन लार्जर एरियाज। और उसके नीचे जो दूसरे ऑफिसर्स काम करते थे उसको भी पैसा मिलता था, पर जितना एरिया हो ना उस एरिया के मुताबिक उनको पैसा दिया जाता था। रेवेन्यू यानी इनकम जो स्टेट की होती थी वो लैंड और कॉमर्स से आती थी, जमीन से और व्यापार से आती थी। लैंड टैक्सेस वर जनरली 1/10, अंडरलाइन, 1/10 से 1/6 तक हो सकते थे। ट्रेडर्स पेड 1/50 ऑफ देयर इनकम। 1/50 का मतलब 2%। अपने इनकम के 2% ट्रेडर्स पे करते थे। दो दिस कुड वेरी यानी ये बदल भी सकता था। आर्टिजन्स वर ऑल्सो टैक्स और रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर द स्टेट। आर्टिजन यानी कारीगर, जो कारीगर लोग होते थे ना, उनको स्टेट यानी राज्य के लिए काम करना बोला जाता था। टैक्सेस वर डिजाइन टू बी फेयर एंड नॉट ओवरली बर्डनसम, यानी जिसका बोझ ना लगे ना किसी को, वैसा टैक्स चार्ज किया जाता था। अब द महाभारत इलस्ट्रेट टैक्सेशन थ्रू एन एनालॉजी ऑफ अ मिल्क काउ, यानी दूध देती गाय की तरह से उसको टैक्सेशन को इसने कंपेयर किया गया है कि गाय के पास से जब दूध निकाला जाता है ना तो गाय को नुकसान ना हो ना, उस तरह से वो काम किया जाता है। रूइनिंग द पीपल यानी इसी तरह से टैक्स ऐसे चार्ज करो ने कि लोगों की कमाने की जो जरिया है ने उसको नुकसान ना पहुंचे। राइट। तो लिखा गया है कि मिल्क काउ suggesting that a wise king should extract revenue without ruining the people। ruining यानी बर्बाद करना, लोगों को बर्बाद किए बिना राजा टैक्स चार्ज करेगा। टैक्सेस शुड बी जस्टिफाइड एज नेसेसरी। टैक्सेस सामने वाले को गले उतरने चाहिए, मतलब उसको लगना चाहिए कि टैक्स जरूरी है। किसके लिए? ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, एनिमीज से डिफेंड करने के लिए यानी शत्रु से रक्षा करने के लिए अपनी। ड्यूरिंग वॉर टाइम स्पेशल लोन्स माइट बी सॉट विद द कंसेंट ऑफ द पीपल, यानी लोन्स दी जाती थी लोगों के कंसेंट यानी परमिशन से। अनदर, याद रखो ये आगे भी था, पिछले साल अपने जब आईकेएस पढ़ते थे तब अपने देखा था कि राजा के पास ये हक रहता था हमेशा कि वो जो भी पैसे वाले लोग हैं उनके पास से लोन लेता था। कब? जब भी वॉर टाइम हो ने या कोई भी मुसीबत आए राज्य के ऊपर तब। अनदर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज द गोमियास। इसको क्या बोलते थे? कैटल हर्डर। कैटल हर्डर मतलब पशुपालन करने वाले। चारण, चारण यानी कौन? जो लोग ट्रैवलिंग मर्चेंट, बंजारे जिसको बोलते हैं अपने, who were to be treated favorably and lightly taxed to support commerce and agriculture। इसलिए इनके ऊपर टैक्स ज्यादा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले लोग तुम्हारे राज्य में तभी आएंगे जब उनको लगेगा कि यहाँ पे आके कोई फायदा हुआ। और वो ऐसी चीजें लेके आते थे ना कि जो राज्य के अंदर बनती नहीं थी, इसलिए उनको वेलकम करने के लिए उसके ऊपर टैक्स कम लगाया जा रहा था। टैक्सेस शुड बी इंक्रीज ग्रेजुअली, धीमे धीमे टैक्स को बढ़ाना चाहिए। सिमिलर टू हाउ बुल्स आर ट्रेन टू बेयर हेवियर लोड्स, जिस तरह से जानवर को अपने ने ज्यादा वजन के लिए ट्रेन करते हैं ना, वैसे ही
धीमे धीमे ट्रेन किया जाता है उसको, वैसे ही यहाँ पे भी किया जाएगा। बंद कर दो आप, बंद करो। लीडर्स ऑफ कास्ट माइट बी एग्जेम्प्टेड, वाइल एग्जेम्प्टेड यानी फ्रीड, उनको फ्री रखा जाना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए, वाइल कॉमन पीपल आर टैक्स, यानी जो गांव के सरपंच मुखिया वो सब होते थे ना, और कास्ट के जो बड़े होते थे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा था। रिच इंडिविजुअल्स वर टू बी रिस्पेक्टेड एज दे वर क्रूशियल टू द किंगडम्स स्ट्रेंथ, यानी पैसे वालों को रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे राज को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। क्रूशियल यानी जरूरी, इंपॉर्टेंट। एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज इंक्लूडेड माइंस, यानी खान में से जो बिजनेस निकलता है वो, यानी जो भी और निकलती थी, खनिज निकलती थी वो। सॉल्ट, नमक। रिवर क्रॉसिंग, नदी को पार कराना, यानी पुल जो बनाए जा रहे थे वो टाइम पे। और एलिफेंट्स। द किंग्स मिनिस्टर्स ऑफन ट्रस्टेड रिलेटिव्स, मिनिस्टर में हमेशा कौन होते थे, उनके सगे वाले जो होते थे सब। वह रिस्पॉन्सिबल फॉर, अंडरलाइन करना ये, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। माइंस एंड सॉल्ट वर मैनेज डायरेक्टली बाय द स्टेट, तो माइंस और सॉल्ट का मैनेजमेंट डायरेक्टली स्टेट यानी राज्य करता था। इंडिकेटिंग दैट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, उस जमाने में ने नमक निकालना बहुत मेहनत का काम था, इसलिए नमक इतना ज्यादा आसानी से नहीं मिलता था। आज भी अपने ने बहुत सारे ऐसे रिवाज में देखते कि नमक नीचे नहीं गिराना चाहिए, नमक को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो जमाने से चला आ रहा है। आज तो नमक एकदम सस्ता मिलता है, पर वो टाइम पे नमक महंगा मिलता था। और नमक को निकालना इतनी मुसीबत का काम था ना कि उसकी मुसीबत को देख के हर, ऑलमोस्ट हर रिलीजन के अंदर ऐसा बताया गया कि नमक है ना जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, नमक पैरों में नहीं आना चाहिए, मतलब उसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला गया था। इसके पीछे का कारण ये था कि वो जमाने में नमक था ही इतना कॉस्टली और उसको निकालना बहुत मुश्किल था। द शुल्क टैक्स पॉसिबली रिलेटेड टू मार्केट्स और ट्रेड। शुल्क यानी टैक्स, शुल्क का मतलब हो जाता है टैक्स, वो सबसे पुराना टैक्सेशन का फॉर्म है। एलिफेंट, जो रॉयल प्रॉपर्टी थे, पूरे एरिया में मिलने वाले सारे हाथी राजा के माने जाते थे। रिक्वायर परमिशन फॉर कैप्चर, उसको पकड़ने के लिए आपको राजा की परमिशन चाहिए। द पीपल हैड एक्सेस टू जंगल रिसोर्सेज फॉर फूड एंड ट्रेड, वो जंगल में जा सकते थे खाने के लिए, ट्रेड करने के लिए। विद फॉरेस्ट लार्जली फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, और ज्यादातर फॉरेस्ट की सारी चीजें फ्री होती थी। Villagers likely manage their land without formal measurement, dividing it among themselves. गांव वाले क्या करते, जमीन आपस में बांट लेते थे। ऐसा नहीं कि ये मेरी जमीन ये तेरी जमीन, अपने आपस में बांट लेते जमीन। और वो जमीन पे जितना, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी और दूर दूर तक जमीन सिर्फ गांव की होती थी, इसलिए ऑनरशिप ऑफ लैंड वॉज रिकॉग्नाइज इन एंशियंट इंडिया, विथ लैंड बीइंग bought and sold and gifts of land being made even after purchase. खरीदने के बाद में इन्हें गिफ्ट भी की जाती थी, खरीदी बेची भी जाती थी। और वो, और सबसे बड़ा जो सोर्स होता था ओनरशिप का, यानी मालिक, अगर कोई जमीन का मालिक ज्यादा होने तो वही पैसे वाला गिना जाता था। किंग्स रिलाइड ऑन टैक्सेस, रिलाइड यानी उनका भरोसा खाली टैक्स के लिए किसके ऊपर था, कल्टिवेटेड लैंड फॉर देयर सपोर्ट। किंग्स मेंटेन हर्ड्स ऑफ कैटल बट डिड नॉट हैव क्राउन लैंड्स एज अंडरस्टूड इन लेटर पीरियड। समझ लेना, राजा की कोई जमीन नहीं, क्राउन लैंड का मतलब राजा की मालिकी की कोई जमीन नहीं होती थी, पर राजा हर उस जमीन के ऊपर कंट्रोल कर सकता था खाली, पर उसकी मालिकी का कुछ भी नहीं। वो ऐसा ना बोले ये मेरी जमीन है तुम इसके ऊपर खेती करो ना, जमीन लोगों की जो होती थी, बराबर। हर्ड्स ऑफ कैटल, हर्ड्स यानी झुंड, कैटल यानी जानवरों के झुंड को राजा मेंटेन कर सकता था, लेकिन जमीन को नहीं। In ancient India, land, cattle, and trade were the main sources of livelihood, with cattle rearing being especially significant. Kings kept large herds, which grazed freely in extensive forests and were managed by state-employed cowherds. Cowherds का मतलब क्या, वो ग्वाले जिसको बोलते हैं ना, जो गाय चराने वाले होते हैं उसको। और थ्रू कंपलसरी लेबर, जिसको विष्टी बोला जाता था, कंपलसरी लेबर का नाम अंडरलाइन करो, विष्टी। वेर आर्टिजन्स एंड लेबरर्स मार्क वर्क फॉर द स्टेट विदाउट पे, ये जो लोग हैं ना वो काम करते थे किसके लिए, काम राजा के लिए करते थे, लेकिन उसके लिए कोई पगार नहीं दिया जा रहा था।
ऑफन ऑन रोटेशनल बेसिस, यानी राजा के लिए आपको महीने के कुछ दिन काम करना पड़े और उस दिन काम करने का राजा से पगार ना मिले, समझे? रानी राजा के लिए काम करो पर रोटेशन पे, आज अगर एक इंसान काम कर रहा है कल दूसरा इंसान काम करेगा, परसों कोई तीसरा इंसान काम करेगा, महीने में एक दो दिन खाली काम करना पड़े। दिस कंपल्सरी लेबर अप्लाइड टू ऑल कास्ट इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स हु डिड नॉट अडेयर टू देयर सेक्रेड ड्यूटीज। पर यहाँ पे ब्राह्मण यानी सब ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण जो पूजा पाठ नहीं करते वैसे ब्राह्मण को भी ये काम करना पड़ता था राजा के लिए। द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू इंक्लूडेड लैंड टैक्सेस, कैटल टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज जिसको सायर बोला जाता था, एंड इनकम फ्रॉम माइंस एंड सॉल्ट, टोल्स एंड एलिफेंट, टोल्स यानी रोड टैक्स जिसको बोलते अपने। These methods of revenue collection are reminiscent, reminiscent का बाजू में मीनिंग लिखा है similar of modern Indian practices, though taxes on opium, opium यानी अफीन, अफीन बोलते अफीन, and stamps were not mentioned, suggesting they were not significant at that time। स्टैम्प यानी प्रॉपर्टी के दस्तावेज जो है ना उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं था, इसका मतलब ये था उसके बारे में अगर कुछ लिखा नहीं है तो मतलब वो उस जमाने में ट्रेड भी नहीं होता होगा, यानी उसका कोई व्यापार करता नहीं था। इन एंशिएंट इंडिया टैक्सेशन डिज नॉट इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम लिकर, लिकर यानी दारू, उससे मिलने वाला रेवेन्यू इसके बारे में बता नहीं गया था। एज इम्पोजिंग सच ए टैक्स वुड प्राइमरी अफेक्ट द क्षत्रिय, कारण दारू पीते कौन थे? क्षत्रिय लोग पीते थे, इसलिए अगर क्षत्रिय को के ऊपर टैक्स लगा जाए तो वो नहीं चलता और राजा क्षत्रिय में से जाता था। देयर इज नो मेंशन ऑफ स्टैम्प रेवेन्यू in the period discussed according to the Niti Shastra and Narada's advice in the Mahabharata। नारद मुनि के पास है ना टू वे पास था, वो कभी भी स्वर्ग जा सकते थे, कभी भी जमीन पे आ सकते थे, बराबर। वहां के देवता की एडवाइस यहाँ पे लेके आए, यहाँ की बात वहां करे, इसलिए कोई इंसान अगर है ना इधर की उधर बात करता है ना उसको बोलता है नारद मुनि, ऐसा उसको बोला जाता है, यानी मतलब समझे ना। अच्छा कैरेक्टर, Narad's advice in the Mahabharata, a king was expected to ensure that taxes paid by the people were justified by the benefits they received. These included preventing power by the king। यानी याद रखो जो भी टैक्स तुम लगाओ ने लोगों के ऊपर, राजा को बोला गया कि जो भी टैक्स लगाओ वो प्रजा के गले में उतरने चाहिए कि राजा ने ये टैक्स हम पे लगाया, ये बराबर है, ये उसको उतारने पड़े और बेनिफिट उसके सामने मिलने चाहिए उनको। दिस इंक्लूडेड प्रिवेंटिंग पावर बाय द किंग, हिज फैमिली एंड ऑफिशियल्स, एंश्योरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टैंक्स फॉर एग्रीकल्चर। देखो ये लोग क्या करेंगे, टैंक बनाते थे, यानी समझो कि एक पानी को इकट्ठा करने के लिए एक जगह जैसी बनाते थे जिसमें एग्रीकल्चर के लिए पानी वहां से लिया जा सके। फेयर इंटरेस्ट रेट, ब्याज बराबर से होता था, एंड effective management of agriculture, cattle trading and trade। The king should also support villages and protect against dacoit, dacoit यानी डाकू, जो चोर लुटेरे ने उससे बचाने चाहिए। The ideals outlined in Narada's advice reflect a vision of good governance, emphasizing the protection and prosperity of the people। तो पहले तो लोगों को बचाना है बाहर की आफतों से, और दूसरा प्रॉस्पेरिटी मतलब उनको समृद्धि देनी है। Historical examples of misrule, such as during the time of Bajirao and Pindaris, illustrate the harsh impact of poor governance। खराब टाइम कब था? जब बाजीराव पेशवा थे न तब, और पिंडारी के जमाने में। ये जमाना खराब था और उस वक्त लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए गए, ज्यादा टैक्स लगाए गए, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ही इस पूरी की पूरी सल्तनत को पलट दिया था ऐसा। नाउ कालिदासा, a famous poet and playwright, lived in the same time as Emperor Chandragupta II Vikramaditya around 380-415 CE, कॉमन एरा सी, यानी कालिदासा रोज अभिज्ञान शाकुंतलम, याद रखना ये एमसीक्यू है, बेस्ड ऑन अ स्टोरी ऑफ आदि पर्व। आदि पर्व की स्टोरी के ऊपर है जिन्होंने ये लिखा था, जो महाभारत के अंदर लिखी गई है। इन द प्ले ही मेंशन 6% टैक्स रेट, कालिदासा याद रखना 6% टैक्स रेट, which might have existed in the earlier era or
was a reality during his time. The tax revenue was meant to be used by the king for the benefit of society. अब जो भी टैक्स का पैसा आता था ना, उस वो किस लिए यूज किया जाना चाहिए था? प्रजा के भले के लिए यूज किया जाना जरूरी था। ओके। और सोसाइटी इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज, इसमें आपको फैसिलिटीज भी देनी पड़े। एम्यूनिटीज यानी फैसिलिटीज। द पॉइंट टू नोट इज हाउ फार बैक इन India's history taxation is found to have a designated role in improving societal welfare। यानी पॉइंट यहाँ पे ये है कि इतना पुराना जमाना होने के बावजूद भी उस जमाने के राजा भी सोसाइटी के भले के लिए समझते थे। द राजधर्म और किंगशिप एंड स्टेटहुड ऑफ द महाभारत फोकस इज ऑन शांति पर्वम रिलेटिंग टू पीसफुल एग्जिस्टेंस। यानी शांति पर्व का मतलब क्या होता है कि जहां पे भी जाओ ना वहां पे सुख और शांति बसे, इसको शांति पर्वम बोला जाता है। ओवर 130 चैप्टर्स, 130 शांति पर्व के अंदर लिखे गए चैप्टर्स। इट कंप्राइजेस द काउंसिल ऑफ भीष्म, भीष्म पितामह, द ग्रेट अंकल ऑफ कजिन्स पांडवास एंड कौरवास, द टू मेन कंटेंडर फैमिलीज इन द एपिक, द पांडवास विनिंग द बैटल ओवर कौरवास एट कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई, इसमें पांडवा जीत गए, कौरव हार गए। भीष्मस काउंसिल कुड बी व्यूड एज ए ट्रीटीज। ट्रीटीज यानी थीसिस, आर्टिकल लिखो इसकी जगह पे, आर्टिकल दस्तावेज लिखना हो तो सबसे अच्छा मीनिंग इसका, फॉर पोस्ट कन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन। यानी झगड़े के बाद जब राज बना ने तो उसके लिए पहले से बीच में एडवाइस देके गए थे। एंड इट्स फंक्शनिंग विद डिटेल्स ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ड्यूटीफुल किंग इन द स्फीयर ऑफ स्टेट एक्टिविटी। यानी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की होती है राजा की, उसके बारे में बताया गया था। द टर्म्स इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस द किंग शुड, राजा को क्या करना चाहिए? बिजनेस को एनकरेज करना चाहिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहिए। सेटिंग फेयर टैक्सेस एंड कलेक्टिंग देम, सही टैक्सेस होने चाहिए और सही टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उसके पास मैकेनिज्म भी होना चाहिए। पनिशिंग दोज हु इवेट टैक्सेस, जो टैक्स को टालता है उसको पनिशमेंट भी देनी चाहिए। एंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स, जितने भी लोग हैं उन सबका कल्याण हो, इसके बारे में देखना है। और ये अंडरलाइन करना है, ये एमसीक्यू है। टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज द किंग शुड हैव अ 5 मेंबर काउंसिल, 5 लोग होंगे काउंसिल के अंदर, जिसको पंच बोला जाता था, विथ स्पेसिफिक स्किल्स एंड क्वालिटीज एंड हैव 37 मेंबर कैबिनेट। बराबर ने, ये महासभा बोला जाता था उसको। एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, इसमें से अलग अलग कास्ट के लोग आते थे। एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड, अपने अपने फील्ड में माहिर लोग आते थे। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके पास अपने क्या काम करना है वो पहले से दे दिया जाता था, उनको बोल दिया जाता था। द किंग शुड बी विजिलेंट, विजिलेंट यानी कंट्रोलिंग, वो कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। एंड यूज एस्पियोनेज यानी स्पाइंग यानी जासूसी करना, टू मॉनिटर एनिमीज एंड अंडरस्टैंड हिज पीपल्स सेंटिमेंट, लोगों को समझने के लिए। वो नहीं रात में भेष बदल के राजा निकलते थे, आधे से ज्यादा प्रजा ने तो राजा को कभी देखा भी ना हो, और देखा हो ने तो भी कैसे रथ में देखा हो। तो व्हाट्सएप थोड़ा था कि फोटो भेज दे राजा ये, बराबर ने, तो राजा को तो देखा भी ना हो। तो राजा एकदम आसानी से पहचान में ना, इसलिए भेष भेष बदल के ने कभी कभी पूछने के लिए जाते थे कि भाई हमारे लोग बराबर है कि नहीं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है ना। एंड दीज एंश्योर द किंग मेक्स इन्फॉर्म डिसीजन एंड मेंटेन कंट्रोल। इससे क्या हो जाता कि राजा को पहले से पता हो कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो प्रजा को कैसा रहेगा। द किंग शुड बी फर्म, फर्म यानी एकदम डिटरमाइंड होना चाहिए, मतलब दृढ़ निश्चयी के ना, बट फेयर, प्रोटेक्ट दिस पीपल एंड फॉलो राजधर्म। यानी राजा का धर्म फॉलो करना राजा के लिए बहुत जरूरी है, प्रजा को कोई नुकसान ना हो ये देखना राजा के लिए बहुत जरूरी है। इफ द किंग इज ऑपरेसिव, ऑपरेसिव यानी जबरदस्ती करने वाला हुआ, अलाइंग नो फ्रीडम लिखा है, कोई स्वतंत्रता ना रखे बीजानी, एंड फेल्स टू प्रोटेक्ट हिज पीपल,
और अपने लोगों को प्रोटेक्ट ना कर पाए, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम पावर एंड इवन किल्ड, उसको मार भी दो ने तो भी धर्म में लिखा गया है कि खराब राजा को मारा जा सकता है, लाइक अ मैड डॉग लिखा है, पागल कुत्ते की तरह से, अकॉर्डिंग टू द महाभारत, और ये महाभारत में लिखा है। रिवॉल्यूशन शुड बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट टू अवॉइड chaos, chaos यानी अफरा तफरी का माहौल ना होने, अ न्यू किंग मे बी नीडेड। रिवॉल्यूशन यानी अगर सामने कोई क्रांति कर रहा है तुम्हारे तो उसको प्रिवेंट करो, और ना हो इसके बारे में देखो। अगर राजा को हटा दिया गया तो तुरंत नया राजा आ जाना चाहिए, इवन इफ इट मीन्स इनवाइटिंग अ नेबरिंग किंग टू टेक ओवर। अगर ऐसा लगे ना कि बाजू वाला राजा हमारे राजा की जगह ले सकता है तो उसको भी ले जाओ, चलेगा, पर राजा होना चाहिए, क्योंकि सर बिना का कोई शरीर काम का नहीं है ऐसा। मनु एंड कौटिल्य, ये सेकंड पार्ट है इसमें। मनुस्मृति, सेकंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा और सेकंड सेंचुरी कॉमन एरा अंडरलाइन करो। इसमें टैक्स मेजर्स और टैक्सेस कैसे बताए उसके अंदर अंडरलाइन करना, मॉडरेट एंड प्रोपोर्शनल, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, और प्रोपोर्शनल यानी जैसी इनकम वैसा टैक्स, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को ध्यान में रखे। और ये से लिखा है देखो इसमें कि जिस तरह से एक गाय का बच्चा और एक बी यानी हनी बी, मधुमक्खी, अपना खाना धीमे धीमे उस चीज से पाते हैं जिस चीज को नुकसान किए बिना, बराबर वैसे ही एम्पायर को ये चाहिए, यानी राजा को ऐसा चाहिए कि राजा हमेशा अपनी प्रजा के पास से टैक्स ऐसे कलेक्ट करे कि प्रजा को कोई नुकसान ना हो। कालिदास जी रघुवंश, रघुवंश याद रखना अंडरलाइन करना, ये हाईलाइट्स दैट द टैक्सेशन लोगों के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। जस्ट एज द सन ड्रोज मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ, जमीन से जो भेज सनलाइट के कारण वातावरण में ऊपर उठता है, लेकिन बारिश उससे कई ज्यादा गुना गिरती है। तो मतलब जितना मॉइस्चर सन धरती से लेता है उससे ज्यादा उसको पानी प्रोवाइड भी करता है वापस। कौटिल्य's अर्थशास्त्र डेवलप्ड ओवर centuries is a key text on statecraft, focusing on centralization, governance and internal peace। तीन चीजें, सेंट्रलाइजेशन मतलब सब कुछ राजा के हाथ में होना चाहिए, गवर्नेंस मतलब गुड गवर्नेंस यानी एडमिनिस्ट्रेशन बराबर से चलना चाहिए, और इंटरनल पीस, इसने ऐसा आगे आएगा इसमें, इसने ऐसा बोला था कि भले तुम दूसरी कंट्री के साथ के कारोबार को बंद कर दो पर तुम्हारे घर के बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए, इसलिए इंटरनल पीस सबसे बड़ी बात इसने बोली थी। इट डिफर्स फ्रॉम महाभारत शांति पर्वम by not being a work of political philosophy and not advocating the king's removal। इसने नहीं बोला कि राजा को हटा देना चाहिए, राजा के पास से वो सारे काम लेने चाहिए जो राजा को करने चाहिए। इंस्टेड इट व्यूज द किंग एज ए सर्वेंट ऑफ द स्टेट, राजा को प्रजा का नौकर माना गया। Kautilya stressed the importance of economic and financial discipline, advising rulers to maintain moderate tax। टैक्स बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं, मॉडरेट का मतलब प्रमोट ट्रेड, ट्रेड बढ़ाना चाहिए, और एनफोर्स स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल ओवरसाइट, यानी जितना ज्यादा हो सके उतना कर कसर करनी चाहिए ऐसा। He warned against heavy taxation which could harm productivity and stability। प्रोडक्टिविटी यानी ज्यादा टैक्सेशन होगा नहीं तो लोग ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और दूसरा स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। राजा के सामने लोग ने क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे यानी बढ़वोथाई, राइट। द अर्थशास्त्र हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक मैनेजमेंट ओवर, आगे मैंने बताया कि फॉरेन डिप्लोमेसी छोड़ दो, दुनिया को खुश रखने की जरूरत नहीं है, प्रजा तुम्हारी खुश होनी चाहिए। विद इट्स प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिमेनिंग रिलेवेंट टुडे। तो आज भी वैसा ही है। अब देखो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस ये एनसेम में आएगा, ये एनसेम में कंपलसरी 3 मार्क का पूछा जाएगा। महाभारत के शांति पर्व और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डिफरेंस क्या है? तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी महाभारत का शांति पर्व मतलब वो हर इंसान के साथ में, हर कंट्री के साथ में अच्छा ताल्लुक रखने का बोलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे महाभारत के अंदर बोला गया था कि अगर किंग ऑपरेसिव है
ऑपरेसिव मतलब ऐसा समझो कि कोई फ्रीडम अलाउ नहीं करता, या तो लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता, अपना काम बराबर नहीं कर रहा है, तो उसको हटा दिया जाना चाहिए या तो उसको मार भी दिया जाना चाहिए, लाइक अ मैड डॉग। लेकिन यहाँ पे मना किया गया है, किसके अंदर? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। डज नॉट सैंक्शन यानी मंजूरी नहीं देनी, और रिकमेंड द रिमूवल ऑफ द किंग, लीव अलोन इन अ फॉरबिडिंग मैनर सजेस्टेड इन द फॉर्मर। यानी मतलब उसको नहीं करना है ये सब चीजें जो उसके लिए मना की गई है। यहाँ पे डोमेस्टिक और शांति पर्व के अंदर डोमेस्टिक और फॉरेन अर्निंग को इंपॉर्टेंस दिया गया है, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक मैनेजमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बाद में फॉरेन मैनेजमेंट आएगा। अब मौर्य और कौटिल्य महाजनपद, 16 अलग अलग किंगडम उसको बना के महाजनपद बनता था। सिस्टम रूटेड इन आर्यन क्लैन डोमिनेंस। आर्यन क्लैन आर्यवर्त કહેવાય ને, બરાબર ને, जो आर्य लोग थे वो आर्यंस, lasted for centuries and was depicted in the Ramayana and Mahabharata. Magad eventually gained control over the Ganges Valley, यानी गंगा नदी के किनारे पे मगध का साम्राज्य हुआ। उसके पहले नंद डायनेस्टी थी, धननंद उसका लास्ट रूलर, जिसको चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने डिथ्रोन किया, उसको गद्दी से हटाया, उसको मारा, राइट। तो नंद डायनेस्टी उसके पहले, उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी, फाउंडेड बाय रूलर ऑफ लोअर कास्ट रीजन ओरिजिन, डिसरप्टेड द महाजनपद सिस्टम। ये सिस्टम को डिसरप्ट यानी खराब किसने किया था? नंद डायनेस्टी ने किया था, क्योंकि जो नंद डायनेस्टी थी वो नंद डायनेस्टी लोअर कास्ट की थी, लोअर ओरिजिन के लोग थे वो, इसलिए महाजनपद 16 पावरफुल किंगडम्स थे। और 16 पावरफुल किंगडम्स के नाम देखो नीचे लिखे हैं, जो 4th सेंचुरी BC के अंदर था। देखो ये उल्टा जाता है, 6 और 4 उल्टा जाता है, 6 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद 4 आएगा, ऐसा उल्टा जाएगा। BCE लिखा हो यानी बिफोर कॉमन एरा उल्टा जाएगा, और कॉमन एरा में सीधा जाएगा, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ना वैसा। देखो अंग प्रदेश असाका, अवंती, छेदी, गांधार यानी मतलब अफगानिस्तान आज का, काशी, कंबोज, कोशाला, कुरु, मगध, मगध यानी आज का बिहार और उड़ीसा, वो हिस्सा, मल्ल, मत्स्य, पंचला, फिर उसके बाद में सौराष्ट्र, वज्जी और वत्स। ये 16 अलग अलग किंगडम्स थी जिसको मिला के महाजनपद बना था। दिस किंगडम प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी। दे वर आल्सो मेंशन इन वेरियस एंशिएंट टेक्स्ट इंक्लूडिंग द महाभारत, रामायण एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। 320 के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, उसने मौर्य एम्पायर को पाटलिपुत्र, आज का पटना, बराबर, पाटलिपुत्र की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी। His supremacy, influenced by his advisor Kautilya, marked significant cultural and economic changes, including the spread of Buddhism and Jainism. उसी के टाइम पे, अशोक के टाइम पे आया बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म फैलना चालू हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। अलेक्जेंडर द ग्रेट वो जब आया, चंद्रगुप्त ने अपनी टेरिटरी को उसके बाद में, उसके डेथ के बाद एक्सपांड किया। और याद रखो वो कितने रिबल्ड, रिबल का मतलब मैच करती है, लास्ट में आने वाले मुगल, मुगल सल्तनत जितनी थी ना उतनी मगध की सल्तनत थी, इतनी बड़ी सल्तनत थी। यानी अफगानिस्तान से, यहाँ पे लिखा गया है देखो, इसके बाद में लिखा होगा, हाँ, लंपका से लेके सदन कर्नाटका, यानी आज के तुर्की, वहां से लेके कर्नाटका तक, और गिरनार से लेके उड़ीसा तक। चंद्रगुप्त का सन बिंदुसार, उसने कॉन्कर्ड यानी जीता सदर्न टेरिटरीज को, यानी साउथ इंडियन टेरिटरीज को। और अशोक उसका सक्सेसर 270 से 230 BCE के अंदर जब वो राज करता है, अशोक का रॉक एडिक्स यानी मतलब उसका रूलिंग, उसकी जो अपने को यानी सब प्रूफ मिलता है ना, उससे पता चलता है कि उसका एम्पायर 1500 माइल जितना, यानी नॉर्थ वेस्ट 1500 माइल और 1200 माइल कहाँ पे, गिरनार से उड़ीसा तक। His reign saw the development of an extensive road network and a focus on Buddhist ethics. अशोक ने भी बुद्धिज्म को अपना लिया था बाद में। Impacting economic and
सोशल प्रैक्टिसेस। तो ये उसका प्रीफेस हुआ। अब देखो आगे, अर्थ एव प्रधान अर्थ मूलो धर्म कामो, यानी मतलब ये होता है इसका कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको देना है, पैसे को तो देना है, लेकिन धर्म के काम को भी इंपॉर्टेंस इतना ही देना है। धार्मिक कामकाज के लिए पैसे का यूज किया जाना चाहिए। कौटिल्य's renowned text अर्थशास्त्र is an ancient Indian treatise, treatise यानी आर्टिकल, treatise का मतलब आर्टिकल, that focuses on the importance of underline करो wealth management and economic stability in life। उसमें अर्थशास्त्र क्या है, देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा है, अर्थशास्त्र ट्रांसलेट टू द साइंस ऑफ वेल्थ इसको बोला जाता है, या तो आर्ट ऑफ गवर्नेंस, एमसीक्यू में आएगा। तीन चीजों पे फोकस किया गया, एक्वायरिंग मतलब दौलत कमानी, मैनेजिंग उस दौलत को मेंटेन करना, और उसको प्रोटेक्ट भी करना। रिटन बाय कौटिल्य अराउंड 300 बीसी। अब अक्वायरिंग वेल्थ का मतलब पैसा कैसे कमाया जाए, इंक्लूडिंग ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इवन कॉन्केस्ट। कॉन्केस्ट का मतलब लूट करना। कब? जब एक राज्य दूसरे राज्य को जीत लेता है ना, तो उसके सैनिक दूसरे राज्य की सारी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट यानी लूट लेते हैं, तो ये कॉन्क्वेस्ट हुआ। फिर मैनेजिंग वेल्थ, मैनेजिंग वेल्थ मतलब उसको मैनेज कैसे करना है, ग्रो यानी बढ़ाना कैसे, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, पैसा जहां से आएगा और जाएगा कहाँ पे, उन सबका मैनेजमेंट होना चाहिए, बजटिंग और इन्वेस्टिंग। प्रोटेक्टिंग वेल्थ यानी जो वेल्थ तुमने एक्वायर की उसको सेफगार्ड यानी प्रोटेक्ट करना है। सेफगार्डिंग का मतलब प्रोटेक्टिंग, इंक्लूडिंग डिफेंस, रक्षण करना उसका, डिप्लोमेसी किसी के साथ में अच्छे ताल्लुक करना उसको डिप्लोमेसी बोला जाता है, और गवर्नेंस, गवर्नेंस यानी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर। इन हिंदू फिलोसॉफी द फोर पुरुषार्थास, चार पुरुषार्थ बोले गए, यानी इंसान की जिंदगी में चार अलग अलग मौके आते हैं जिसमें इंसान को ये काम करने चाहिए। फोर पुरुषार्थास, फोर फंडामेंटल ह्यूमन परस्यूट, परस्यूट यानी ये काम, गोल यानी टारगेट्स आपको पूरे करने, दे आर। उसमें से पहला है देखो धर्म, धर्म यानी राइटियसनेस यानी सही गलत का फर्क जान पाना और सही काम करना, उसको राइटियसनेस यानी धर्म बोला जाता है। राइटियसनेस, मोरालिटी एंड ड्यूटी, ये चारों में से एक एमसीक्यू होगा, कोई भी एक एमसीक्यू आएगा। लिविंग अ वर्चुअस लाइफ, वर्चुअस मतलब सद्गुण, अच्छी लाइफ जीना। फॉलोइंग वंस ड्यूटीज, अपनी फर्ज को पूरी करना, एंड अपहोल्डिंग सोशल एंड मोरल ऑर्डर। फिर उसके बाद में आता है अर्थ, सोशल एंड मोरल ऑर्डर यानी मतलब सोसाइटी सही तरीके से चलनी चाहिए, सोसाइटी में कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, गलत काम करने वालों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अर्थ आएगा यानी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड मटेरियल वेलबींग, पैसा कमाना, जिसमें एक्वायरिंग वेल्थ एंड रिसोर्सेज टू सपोर्ट वन सेल्फ एंड वन फैमिली, यानी पैसा लाना और पैसे से अपनी फैमिली को और अपने आप को सपोर्ट करना। फिर काम यानी प्लेजर, डिजायर, सेंसुअल एंजॉयमेंट, परस्यूइंग हैप्पीनेस, लव एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, अपनी जितनी भी डिमांड्स है उन सबको पूरा करे लेकिन प्रॉपर मैनर के अंदर। फिर मोक्ष, लिबरेशन, सेल्फ रिलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। लिबरेशन मतलब मुक्ति, मोक्ष जिसको बोलते हैं यानी मुक्ति। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपने आप को खोजना जिसको बोला जाता है, और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट यानी आध्यात्मिक मार्ग से अपने ने ऊपर वाले से जैसे कनेक्शन बनाना। अचीविंग स्पिरिचुअल फ्रीडम, सेल्फ अवेयरनेस एंड यूनियन विद द अल्टीमेट रियलिटी, जो सत्य है, सनातन सत्य जो है उसके साथ में अपने आप को जोड़ना। अर्थ इज वन ऑफ द फोर पुरुषार्थास यानी ह्यूमन गोल्स। कौटिल्य स्ट्रेसेस दैट एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ इज एसेंशियल फॉर, देखो चार चीजों के लिए पैसे जरूरी है। पहले तो तुम्हारी खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर समझो पैसे राज्य के पास होंगे तो राज्य अपने आप को ज्यादा सुरक्षित कर पाएगा। फिर फंडिंग सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, सोसाइटी की सारी एक्टिविटी, संस्कृति बराबर से चलेगी। सपोर्टिंग स्पिरिचुअल परस्यूट मतलब धर्म बराबर से काम कर पाएगा, यानी धार्मिक काम भी तुम पैसे से कर पाते हो।
To understand the principles of revenue management and taxation system in ancient India, Kautilya in Arthashastra has mentioned it as follows. देखो पहले आय शरीर, इसका मतलब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, बॉडी ऑफ रेवेन्यू, इंक्लूडिंग स्टेट एंटरप्राइज, मतलब राजा खुद के बिजनेस चलाएगा। स्टेट कंट्रोल्ड एक्टिविटी, राजा की खुद की बिजनेस एक्टिविटीज। टैक्सेस, ट्रेडिंग, फीस एंड सर्विस चार्जेस, मतलब पैसे लाने के, पैसे कमाने के जरिए ये शरीरों के अंदर आएगा। उसके बाद में आय मुख्य, इसका मतलब हेड्स ऑफ रेवेन्यू। तो दो तरह से, एक तो टैक्स रेवेन्यू है और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का पैसा और टैक्स के बिना का पैसा। फिर टैक्सेशन प्रिंसिपल्स, taxes were levied as payment for state protection, not as a compulsory contribution. टैक्स आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जाता था। और प्लग द फ्रूट व्हेन राइप, टैक्सेस वर कलेक्टेड एट द राइट टाइम, यानी सही टाइम के ऊपर टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि जैसे ही सामने पैसा दिखे किसी के हाथ में तो उसके पास से पैसा छीन लिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं। जब सही लगे ना, उसके सारे खर्चे खत्म हो जाए, उसके पास में बचे हुए पैसे के अंदर से उसके पास से पैसे चार्ज किए जाते थे। यानी जब फ्रूट राइप यानी पक जाए तब उसको पेड़ के ऊपर से तोड़ना है, ऐसा। यानी जब उसको पता चले कि ये अब पेड़ ये फ्रूट को छोड़ देने वाला है, यानी उसको फेंकत देने वाला है, क्योंकि राइप हो जाने वाले फ्रूट को पेड़ खुद भी छोड़ देगा। एग्जैक्टली वैसा ही कि उसको अब पैसे की वो जरूरत नहीं है, उस पैसे को ही टैक्सेबल बनाना है। स्पेशल मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, एडिशनल रेवेन्यू कलेक्शन किसके लिए? किंग्स के लिए। लेकिन कब? डिफिकल्ट टाइम्स के ऊपर, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जब आएगी तब। फिर स्टेट ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स, द किंग वॉज द प्रिंसिपल एंड रेसिडुअल ऑनर ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, सबका मालिक एक राजा, जब चाहे तब प्रॉपर्टी को वो तुमसे छीन सकता है। पर वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए उसको गाइडलाइंस दी गई है। स्टेट प्रॉपर्टी में क्या क्या आता था? लैंड नॉट ऑन बाय इंडिविजुअल्स, किसी की भी मालिकी ना हो ऐसी जमीन राजा की होती थी। वाटर रिसोर्सेज, यूजर्स पेड और वाटर रेट, उस वक्त भी पानी का कर लगाया जा रहा था। डिस्प्यूटेड एंड अनक्लेम प्रॉपर्टी रिवर्टेड टू द किंग, जिसका कोई मालिक ना हो या तो जिसके अंदर कोई झगड़ा हो रहा हो, डिस्प्यूटेड यानी झगड़े वाली कोई भी जमीन हो ने, वो जमीन किसके पास चली जाएगी? राजा के पास। और अनक्लेम्ड यानी जिसके ऊपर किसी ने दावा नहीं किया हो। द थ्री कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस, सीता, बाली एंड कर। देखो इसमें सीता यानी प्रॉफिट फ्रॉम स्टेट लैंड रिलेटेड टू शेयर ऑफ प्रोडक्शन, ये सब एमसीक्यू में आएंगे। ये आपको पूछा जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम स्टेट लैंड का नाम किस तरह से। शेयर ऑफ प्रोडक्शन, 1/6 शेयर, अंडरलाइन करना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर 1/6 शेयर है। फिर टैक्सेस इन काइंड, यानी गुड्स और सर्विस के अंदर राजा को कर दिया जा रहा था। और रॉयल्टी, फिक्स अमाउंट, ये किसके ऊपर? माइंस, यानी जो भी माइन के अंदर से खनिज निकलता था उसके ऊपर लीज के ऊपर से आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती थी। सॉल्ट पेन, यानी अगरिया के वायन, जहां से नमक निकलता है वो। और बोट। फिर कनेक्शन, सिट रिप्रेजेंट्स द state's revenue for its own land, mines and resources, which is collected through share of production, taxes in kind and royalty। यानी ये भी इसमें क्या आता था? स्टेट का रेवेन्यू, जितना भी पैसा जमीन से आता था, लैंड, माइंड और रिसोर्सेज से, वो सब कलेक्शन करने की मेथड कौन सी थी? फिर देखो बाली यानी रिलीजियस टैक्स रिलेटेड टू कस्टम ड्यूटी, सिटी के दरवाजे के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता था। ट्रांजैक्शन टैक्स, सेल्स टैक्स, रेवेन्यू सरचार्ज एंड डिस्काउंट ऑन गवर्नमेंट पेमेंट। फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज का मतलब टैक्सेस टू काउंटर बैलेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। याद रखो, काउंटर बैलेंस का मतलब इंपोर्ट को कम करने के लिए, अगर बहुत इंपोर्ट बढ़ जाए उसको कम करने के लिए उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, उसको काउंटर वेलिंग बोला जाता है। उसको रोकने के लिए जो टैक्स होता है उसको अपने क्या नाम देंगे? काउंटर वेलिंग बोलेंगे। फिर कनेक्शन, इसमें ऊपर जो सिट लिखा है ना उसको सीता कर देना। कनेक्शन, ऊपर कनेक्शन लिखा है ना फर्स्ट में, इसमें सिट लिखा है, इसमें सीता कर देना, ऊपर टैक्स का नाम है।
तो बाली रिप्रेजेंट्स द टैक्स कलेक्टेड फॉर रिलीजियस एंड सोशल पर्पसेस, धार्मिक कामों के लिए और सामाजिक कामों के लिए पैसा कलेक्ट किया जा रहा था, जिसमें कस्टम ड्यूटी, ट्रांजैक्शन टैक्स और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। ये ऊपर वाला वापिस रिपीट किया गया है, कनेक्टेड टू खाली एक अकेला याद रखो तो भी चलता है। फिर कर, ये कर कौन पे करता था? ट्रेडर्स। टैक्स इन कैश, जनरल टर्म फॉर टैक्स पेड इन कैश। फिर रोड सेस, ये फेरीमैन, फेरीमैन यानी कौन? बोट वाले पे पैसा कलेक्ट करते थे। फिर मोनोपोली टैक्स, प्राइवेट मैन्युफैक्चर या ट्रेड ऑफ स्टेट मोनोपोली के लिए। और आर्मी मेंटेनेंस टैक्स होता था, ओकेशनल टैक्स फॉर आर्मी प्रोडक्शन। यानी तीन तरह, चार तरह के टैक्स है। एक तो कैश में पे किया जा रहा था, दूसरा रोड टैक्स है, वो फेरीमैन कलेक्ट करते थे, तीसरा मोनोपोली टैक्स, वो लाइसेंस फी, और चौथा आर्मी को मेंटेन करने के लिए। और ये कौन पे करता था? आगे लिखा हुआ है देखो, कनेक्शन, ट्रेडर्स और मर्चेंट। अंडरलाइन करो। फिर एग्जेम्पशन, किनको टैक्स नहीं देना था ये भी अंडरलाइन करना। ब्लाइंड, डम्ब, अंधे, गूंगे, इनकैपेसिटेट यानी जो काम नहीं कर सकते, जन्म से अपाहिज हो या तो काम ना कर सके ऐसी कंडीशन में आ गए हो। एंड लर्निड ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण ने कि जो पूजा पाठ करवाते, आर exempted from tax, indicating that these individuals are not required to pay any of the above taxes। इनको टैक्स नहीं देना है। तो चार तरह के लोगों को टैक्स नहीं देना है, एक ब्लाइंड, दूसरे डम्ब, तीसरे इनकैपेसिटेट यानी मतलब जो अपाहिज हो जन्म से या तो वो काम ना कर पाए वैसे, और जो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण हो। रिड्यूस टैक्स रेट फॉर दोज हु कंट्रीब्यूट टू द किंगडम्स डेवलपमेंट, जो राजा को अपने राज को बढ़ाने में या तो फिर कंट्री के डेवलपमेंट में मदद करे ने, उसके ऊपर कम टैक्स होता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, स्पेशल लेवी ऑफ टैक्सेस वाज रिकमेंडेड, ज्यादा टैक्स इमरजेंसी में लगाए जा सकते थे। स्टेट वाज आल्सो ऑथराइज्ड टू रेज वॉर लोन्स एंड रिसीव डोनेशंस फ्रॉम द रिच ड्यूरिंग सच अ पीरियड। यानी जब भी वॉर होती थी ने, तब पैसे वाले लोगों के पास से लोन भी ली जा सकती थी और डोनेशन भी लिए जा सकते थे। सात अलग अलग हेड्स है देखो इनकम को क्लासिफाई करने के लिए। पहला लिखा है सिटी, शहर में से। कंट्री, पूरे देश में से। माइंस, इरिगेशन वर्क, इरिगेशन वर्क, फॉरेस्ट, कैटल हर्ड्स एंड ट्रेड रूट्स। इरिगेशन वर्क साथ में है, इरिगेशन के बाद कॉमा नहीं है। फॉरेस्ट, कैटल हर्ड यानी जानवर पालने पे, और ट्रेड रूट्स यानी जो भी बाहर से कोई आता था या यहाँ से कोई भी बाहर कोई भी गुड्स को लेके जाता था तब। फ्रॉम ग्रेन्स, ग्रेन्स से टैक्स लगाया जा रहा था। शुगर, सॉल्ट, फैट, फैट यानी घी, वाइन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अ लार्ज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड। अब देखो कस्टम ड्यूटी, सिटी गेट के ऊपर, एंटरिंग और लीविंग, आने और जाने दोनों के लिए। फिर ट्रांजेक्शन टैक्स, सेल्स टैक्स, रेवेन्यू सरचार्ज और डिस्काउंट ऑन गवर्नमेंट पेमेंट, आगे भी आ चुका है ये। 1/6 शेयर प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर और फिशरमैन कैच, फिशरमैन कैच यानी जो मच्छी मारते हैं ना उसके पास से भी पैसा लिया जा रहा था। 1/6 टोटल इनकम का 1/6। टैक्स इन कैश, ये जनरल टर्म थी। फिर टैक्स इन काइंड, ये गुड्स एंड सर्विस के ऊपर पे करना था। लेबर या तो सप्लाई ऑफ सोल्जर्स। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रोकने के लिए, काउंटर बैलेंस यानी उसको रोकने के लिए। रोड टैक्स, फेरीमैन के पास से लिए जाते थे यानी समुद्र के रास्ते से आने वाले जहाजों के पास से। मोनोपोली टैक्स, लाइसेंस फी फॉर प्राइवेट मैन्युफैक्चर और ट्रेड ऑफ स्टेट मोनोपोली आइटम्स। फिर रॉयल्टी, ये लीज, माइन, सॉल्ट पेन और बोर्ड, अंडरलाइन करना, ये टिक करना रॉयल्टी को। एक तीसरा वाला टिक करो, छठा टिक करो, 9th और 12वां। टैक्सेस इन काइंड पेड बाय विलेजर्स, वो कैसे? गुड्स एंड सर्विस सच एज फेरी सर्विस, विलेजर्स है ने, विलेजेस, वो पे करते थे, गुड्स और सर्विस देते थे राजा को, या तो फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते थे। आर्मी मेंटेनेंस टैक्स, ओकेशनल टैक्स, वो आर्मी के प्रोटेक्शन के लिए, ये हर बार का नहीं होता था, ये ओकेशनल होता था जब वॉर हो तभी। फिर सरचार्जेस और पर पार्श्वम, पार्श्वम बोला जाता है उसको, एडिशनल टैक्स
डिटेल्स आर नॉट स्पेसिफाइड, ये एडिशनल टैक्स की डिटेल्स नहीं लिखी है। हियर कॉटिली एक्सप्लेन्स द ड्यूटीएबल गुड्स एंड गुड्स दैट दोज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी, दोनों ही समझा के। और दिस कस्टम ड्यूटी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन कुड बी पेड आइदर वे, यानी कर या तो टैक्स पेड इन कैश एंड प्रतिकारा दैट पेड इन काइंड, ये अंडरलाइन करो प्रतिकारा, ये काइंड में पे किया जा रहा था मतलब गुड्स की तरफ से। ओनली इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चर ज्वेलरी अ कैश पेमेंट ऑफ 20%, अंडरलाइन करना ये, ऑफ द वैल्यू एडेड was to be paid as export duty, but the production share paid by farmers, taxes paid by butchers, लेसी, लेसी यानी लीज लेने वाले लोगों को लेसी बोला जाता है, भाड़े पे लेने वाले लोगों को लेसी बोला जाएगा। ऑफ माइंस एंड फिशरमैन मस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव बीन पेड इन काइंड, ये सबको काइंड में पे करना था, यानी ये कैश नहीं पे करते थे क्योंकि इनके पास गुड्स मिलते थे। ये बेचे कब, पैसा मिले कब, इससे अच्छा ये कि जमीन में से जो भी निकले वो राजा के दरबार में उसको भर दिया जाए पैसा, यानी काइंड में। फॉरेनर्स हैड टू पे ऑल टैक्सेस एट द सिटी गेट, बाकी जितने भी बाहर से लोग आते थे उनको दरवाजे के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। अब ट्रांजेक्शन टैक्स, मान ब्याजी, दिस टैक्स वाज कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ क्राउन गुड्स लाइक अ सेल्स टैक्स, अंडरलाइन करना क्राउन गुड्स, यानी राजा के जो गुड्स होते थे ना उसके ऊपर। फिर हीटिंग अलाउंस, तप्त ब्याजी, व्हेन सेलिंग घी, clarified butter or oil, a little extra was given to make up for the loss of volume when heated. Think of it like a shrinkage allowance. गरम करेंगे तो लॉस होगा ने, वो लॉस के लिए उसके लिए भी इन्हें हीटिंग अलाउंस दिया जा रहा था, मतलब कि आपको इन्हें थोड़ी टैक्स में से माफी मिले। द हीटिंग अलाउंस ऑल्सो नोन एज तप्त ब्याजी इज अ डिडक्शन अलाउंस, लिखा है ने, डिडक्शन, आपको इतना कम देना था, कितना, 1/32 ऑफ घी and 1/64 for oil to account for the loss of volume due to heating. तेल के लिए 1/64 और घी के लिए 1/32। लोग परेशानी लेके आने वाले, परेशानी लेके आते कि हमारे ऊपर इतना टैक्स क्यों, हम तो इतना दूध उबालते उसके बाद में इतना घी मिलता है। तो वो परेशानी का सोल्यूशन आया बुक में लिख दिया गया। इस तरह से धीमे धीमे सालों सेंचुरीज लगते हैं ये सब टैक्स का स्ट्रक्चर बनने में। आज के जमाने का ऐसा नहीं है कि 4-5 मीटिंग के अंदर खत्म हो जाए, क्योंकि आज क्या, इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है, लेकिन वो जमाने में इंफॉर्मेशन को लाना ही इतना मुश्किल था। इसलिए लोगों की परेशानी राजा सुनते थे और राजा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते थे अपने नए जजमेंट के अंदर। इसीलिए मैं पर्सनली अगर कोई पूछे ने कि डेमोक्रेसी और राजाशाही मोनार्की दोनों में से अच्छा क्या है, मैं बोलता हूँ राजाशाही। या तो राजा सही है या तो गलत है, बराबर, दो में से कोई एक ही होता है। अगर राजा सही हुआ तो सब कुछ सही चलेगा, या तो राजा सही लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन गलत हुआ ने लोकशाही के अंदर, तो भी राजा कुछ बोल नहीं पाता। यानी राजा यानी जो प्राइम मिनिस्टर है कोई भी हो, वो बोलत नहीं पाएंगे। सेंट्रल लेवल पे कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट क्यों ना हो, लेकिन स्टेट लेवल और बाकी सब लेवल के ऊपर काम जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना उसके वजह से, और वो बोल भी नहीं पाते क्योंकि ये भी इलेक्शन से इलेक्ट होके आते हैं, इनको भी लोगों ने इलेक्शन में जिताया है, तो यहाँ बोल नहीं पाते। जबकि राजा के अंदर ऐसा कोई मगजमारी नहीं है, जो बोला सही बोला तो सही, गलत बोला तो गलत, जो एक बार भुगत लो तो भुगत लो, खत्म हो गई बात। देखो अबे नहीं, यहाँ पे घी के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है, समझो। सेलर इज 100 किलोग्राम ऑफ घी टू सेल, हीटिंग अलाउंस कितना आएगा, 3.1%, बराबर। तो अलाउड डिडक्शन कितना, 3 किलो 125 ग्राम, तुमको इन्हें निकाल देना उसमें से, उस पर आपको टैक्स नहीं भरना है। तो अब तुम्हारी नेट सेलेबल क्वांटिटी कितनी होगी, 96.875, इतने के ऊपर अब तुमको क्या टैक्स भरना है, एग्जैक्टली ऐसा ऑयल के अंदर देखो, ऑयल 100 किलोग्राम, उसमें 1.6% निकाल दो। अब 1.6% अगर किलोग्राम में गिनेंगे तो 1.5625 किलोग्राम हुआ, वो निकाल दो तो 98.4375, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है ऐसा। अब स्टिकिंग अलाउंस, ये मनस मनसरवा, ये लिक्विड्स के लिए है। अ स्मॉल अमाउंट 150 इट वाज अलाउड फॉर द लिक्विड दैट स्टिक्स टू द मेजरिंग कंटेंट
कंटेनर, मतलब अपने कंटेनर में भरते हैं, उसको खाली करते हैं तो उसकी दीवारों पे चिपक जाएगा ना जो लिक्विड, वैसे लिक्विड के लिए भी अलाउंस था। वो कितना अलाउंस था? 150, यानी 2% अप्रोक्सीमेटली। तो देखो 100 लीटर्स ऑफ मिल्क टू सेल, उसमें से 2% माइनस कर दो, यानी 2 लीटर माइनस कर दो तो 98 लीटर्स के ऊपर आपको टैक्स भरना है। फिर शेयर ऑफ प्रोडक्शन, भाग, और शत शत भाग इसको बोला जाता था। एक सेकेंड। 1/6 है, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ओके, पेड बाय द फार्मर्स एंड फिशरमैन। ओके, तो ये देखो, दिस वाज अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यूजुअली 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, पेड बाय फार्मर्स एंड फिशरमैन। अंडरलाइन करना, ये फार्मर्स और फिशरमैन ये पे करते थे। एंड अ जनरल टर्म फॉर टैक्सेस पेड इन कैश, लाइक इनकम टैक्स, उसको कैश टैक्स बोला जाता था, उसको कर बोलते थे। फिर प्रतिका प्रतिकारा, टैक्सेस पेड इन गुड्स एंड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ कैश, कैश के अलावा अगर टैक्स पे करो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिकारा। प्रोसेसिंग ग्रेन और ऑयल सीड्स इन वेयर हाउसेज लाइक अ टैक्स लेबर, यानी ग्रेन या तो ऑयल सीड्स वेयर हाउस में जो है ना उसको प्रोसेस करने के लिए भी टैक्स। सप्लाइंग सोल्जर्स विद गुड्स इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्सेस, कई बार क्या, टैक्स इन काइंड में आप कोई सोल्जर सप्लाई करते थे, मतलब घर में से कोई लड़ने के लिए जाए राजा के लिए, तो वो भी टैक्स की तरह से ही गिना जा रहा था। फिर देखो वेधारन टैक्स, मीन्स कंपनसेटरी और इन लीव ऑफ, अंडरलाइन करना इसको। इन लीव ऑफ यानी उसकी जगह पे। अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स लाइक सॉल्ट एंड ऑल्सो ऑन मर्चेंट्स एंड अल्कोहलिक ब्यूरेजीज, यानी शराब के ऊपर भी टैक्स था। अब रोड सेस यानी वर्तनी बोला जाता था उसको। अ टैक्स कलेक्टेड एट फ्रंटियर्स और बॉर्डर्स, अंडरलाइन करना ये, इसको टोल टैक्स बोलते थे। लाइक अ टोल और कस्टम ड्यूटी बाय फेरीमैन और बॉर्डर ऑफिशियल्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, मर्चेंट एंड सर्विसेज, बाहर से आने वाले जितने भी उस वक्त ने, देखो क्या लिखा गया है, टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जा रहा था। हेड लोड सेस 1/16 पना, फिर स्मॉल एनिमल सेस 1/4 पना, कैटल सेस होता है 1/2 पना, और एनिमल्स विदाउट क्लोवन हूव्स, यानी मतलब उनके नाल नहीं पहनाई गई हो ने पैरों में, पैरों में नाल ना पहनाई गई हो, ऐसे जानवरों के लिए 11/4 बना। कार्ट लोड टैक्स कितना होता था? 11/4 बना। ये उस जमाने की करेंसी थी। फिर मोनोपोली टैक्स, परिगा, लाइसेंस फी फॉर प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेड ऑफ स्टेट मोनोपोली आइटम्स, यानी जिसके लिए तुम्हारे स्टेट के पास खाली मोनोपोली हो ना वो सारी आइटम्स के लिए ये टैक्स लगाया जाता था। फिर रॉयल्टी टैक्स, प्रक्रिया, अ फिक्स्ड अमाउंट पेड फॉर लीज माइंस, सॉल्ट पेंट्स एंड बोट, ये भी फिक्स अमाउंट इसके लिए पे की जाती थी रॉयल्टी टैक्स के। फिर पिंडकारा, टैक्सेस इन काइंड पेड बाय विलेजेस लाइक फेरी सर्विसेज। और सेना भक्तम, यानी appears to have been an occasional tax levied when the army was sent to a location specifically to protect it or get rid of danger, किसी जगह पे अगर सैन्य को भेजा जाए, इसलिए भेजा जाए कि लड़ने के लिए नहीं, लेकिन उसको संभाल के रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये टैक्स लगाया जा रहा था। फिर ऑक्ट्रॉय टैक्स कितना है? 120 और 125 ये आएगा। ऑन सर्टेन आइटम्स सच एज क्लोथ्स, परफ्यूम, लेदर गुड्स, अर्थनवेयर, यानी मिट्टी के बर्तन, ग्रेन्स, फैट, मेडिसिन, शुगर, सॉल्ट, वाइन, कुक फूड, वुड्स, बाम्बूज, बार्क, बार्क यानी लाकड़ानी छाल के भाई,
ऑल्सो सर्टेन आइटम्स शुड बी फ्री फ्रॉम ऑक्ट्रॉय ड्यूटी सच एज गुड्स इंटेंडेड फॉर मैरिज। शादी के लिए जितने भी गुड्स मिलते थे वो टैक्स फ्री। मैरिज की गिफ्ट अकम्पनिंग द ब्राइड गुड्स रिक्वायर, यानी दुल्हन को पहनाए जाने वाले सारे कपड़े और उनके सारे जेवर वो भी टैक्स फ्री। गुड्स रिक्वायर फॉर रिलीजियस सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइस, बलि चढ़ाने के लिए या फिर रिलीजियस सेरेमनी के लिए जो भी चाहिए वो सब भी टैक्स फ्री। फिर लास्ट देखो गुल्म टैक्स, टैक्स पेएबल एट मिलिट्री स्टेशंस एंड पिकेट्स। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, the taxable capacity of all is not equal, and he has proposed a tax exemption for those who were of a great help in the construction of fort, gardens, building, roads, colonization of what wasteland, and extraction of mines and formation of forests preserved for timber and elephants, or who lived in the borders of the kingdom। जो वो लोग के जो फॉरेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर, फोर्ट यानी किले बनाते थे, सॉरी गार्डन बनाते थे, बिल्डिंग बनाते थे, रोड यानी कंस्ट्रक्शन करने वाले सब लेबरर्स के लिए ये अलग से पैसा दिया जा रहा था। कौटिल्य हैज एडवोकेटेड द सिस्टम ऑफ मल्टीपल टैक्सेशन, अंडरलाइन करो सिस्टम ऑफ मल्टीपल टैक्सेशन को, which has received a wide acceptance throughout the world in modern times. In this way, Kautilya has prescribed various taxes with the help of spies and officials। स्पाइस यानी वो जासूस भी भेजते थे कि कौन कितना कमाता है पहले जान के लाओ, उसके बाद में उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। अ किंग शुड रेज फंड्स इन क्रिटिकल टाइम्स, और वो हमेशा ये एडवोकेट करते थे कि राजा को हमेशा डिफिकल्ट टाइम के लिए पैसा जमा करके रखना चाहिए और उसको बढ़ाना भी चाहिए।